तो एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां मारिया ने कहा था, एक जगह है जहां तुम जा सकती हो। वो बोलती है कि लोग कहते हैं एक ऐसी जगह है जहां सारी विचेस जाकर छुप जाती हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो जगह असल में है भी या नहीं, कोई एक्सेस कर भी सकता है या नहीं। उस जगह का नाम है द विच ऑफ आइलैंड वॉलपुर्गिस। रोजेन बोलती है, शायद इसे इसीलिए विच आइलैंड कहा जाता होगा, कोई नॉर्मल इंसान वहां जा ही नहीं सकता। मारिया फिर कहती है, हाँ ये मैं जानती हूं, लेकिन रोजेन क्या तुम जानती हो उनको धोखा देना जो तुम पर दया दिखाते हैं, तुमने ये बात कमांडर के साथ ट्राई क्यों नहीं की? रोजेन थोड़ी सार्कास्टिक टोन में बोलती है, वेल, मेरे पास अब कोई और ऑप्शन है भी नहीं। एक सोल्जर से दया की उम्मीद करना अच्छा लगता है सुनने में, पर हकीकत थोड़ी अलग है। वो आगे कहती है, मैंने बाकी लोगों के साथ जो माइंड ट्रिक्स यूज की थीं, वो यान पर काम नहीं करेंगी। वो एक पायलट है, एक सोल्जर है, एक हीरो है। उसकी पूरी लाइफ मुझसे एकदम अलग है, लेकिन मैं ये बात कॉन्फिडेंटली कह सकती हूं कि उसे जो चाहिए मैं शायद उसे दे सकती हूं। पर उसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद की रिस्पेक्ट खो दूं। उसने कई बैटल्स जीते हैं, बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन प्यार शायद कभी नहीं पाया, और शायद इसी वजह से उसका दिल जीतना आसान हो सकता है। अब सीन कट होता है और हमें इयान दिखता है। वो एक पुरानी कन्वर्सेशन याद कर रहा होता है जिसमें कोई औरत बोलती है, एक वक्त आएगा जब हेनरी बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड होगा और वो खुद पर कंट्रोल खो देगा। इयान बोलता है, और उस सिचुएशन में क्या करना है? बस उसे सुनना, कुछ ना कहना। फिर इयान हेनरी से बोलता है, काफी टाइम हो गया, चलो अब अंदर चलते हैं। हेनरी चलते चलते कहता है, मुझे ये सब बकवास लग रहा है, आप जैसा एक वॉर हीरो अब एक विच को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। इयान कामली जवाब देता है, हम सोल्जर्स हैं, हमें ऑर्डर्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। हेनरी कहता है, ये मिशन खत्म होते ही आपको एक हाई पोजीशन मिलेगी, बिकॉज आपने वॉर में बहुत मेहनत की है। वो बोलता है, पूरे एम्पायर में बस रियार्डन के लोग हैं जिन्हें आप पसंद नहीं हो, और दोनों को पता है कि ये जो सफर हम कर रहे हैं इसका मकसद क्या है, सब ब्लेम आप पर डालना है। लोग मानते हैं कि तुमने सिटी को बचाया नहीं, और अब वो चाहते हैं कि तुम ही उस विच को पर्सनली वहां पहुंचाओ, क्योंकि वो विच रियार्डन की अकेली सर्वाइवर है। पर अगर तुम उसे स्ले ऑफ मॉन्टे तक छोड़ आओगे तो फिर से लोग तुम्हें हीरो मानेंगे, इसलिए तुम्हें चुना गया है, द हीरो ऑफ वैम्पायर। फिर वो कैजुअली बोलता है, बस इतना कहना है कि जब ये सब खत्म हो जाए तो अपनी लाइफ एंजॉय करना, तुम्हारे सामने एक ब्राइट फ्यूचर है। इयान उसके वर्ड्स रिपीट करता है, ब्राइट फ्यूचर, और सोच में डूब जाता है। उसे याद आता है वो दिन जब वॉर खत्म हुई थी, लोग उसका नाम चिल्ला रहे थे, उस पर फूल बरसा रहे थे। पर क्या उस पल में सच में खुश था? क्या मुझे खुद पर गर्व था? क्या मैं हंसकर सबको ग्रीट कर रहा था, या बस सोच रहा था कि ऐसा करना चाहिए? अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। हेनरी इयान से कहता है, आप सबको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, परफेक्ट विक्ट्री जैसी कोई चीज नहीं होती, और आप ये बात जानते हो। वो ये भी कहता है, कमांडर को टफ डिसीजंस लेने ही पड़ते हैं। रोजेन वॉकर को भूल जाइए, मैं उससे खुद डील कर लूंगा। इयान कामली बोलता है, नो, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, फोकस ऑन योरसेल्फ। हेनरी कहता है, मैं ठीक हूं। अब इयान अकेला होता है और अपने माइंड में सोचता है, तो फिर उन मौतों का जिम्मेदार कौन है अगर सब मेरी गलती नहीं थी? उसे फ्लैशबैक आता है जब उसके कमांडर ने उसे कहा था, सभी प्रिजनर्स को स्ले ऑफ मोंटे ले जाना है और रोजन हावर्स पर स्पेशल अटेंशन रखना है। फिर वो रोजन की तस्वीर देखता है और सोचता है, ये वही लड़की है जो रियोर्टन में बॉम्बिंग से बची थी, इकलौती सर्वाइवर, और आज भी जिंदा है। ठीक है। तभी पीछे से रोजन की आवाज आती है, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? यान एकदम सीरियस होकर कहता है, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। वो कहता है, शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि शार्क क्या खाती हैं। रोजन को गुस्सा आ जाता है, वो पेपर फेंक देती है और चिल्लाकर कहती है, बस बहुत हो गया, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं यहां से भागने का सोचूंगी? कितना लेक्चर दोगे तुम सी क्रीचर्स पर? कितने दिन से बस यही चल रहा है? क्या मैं तुम्हें इतनी इडियट लगती हूं? फिर तो हीरो और इडियट में कोई फर्क ही नहीं बचता। यान फिर शांति से कहता है, जब तुम फाइनली इस सब पर सोचोगी तब समझोगी कि करेज जुटाना कितना इम्पॉसिबल होता है। रोजेन गुस्से में कहती है, तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं सोचती ही नहीं? यान शांत लहजे में जवाब देता है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, लोग तुम्हें एंटी हीरो बोलते हैं। रोजेन हंसते हुए बोलती है, तो फिर डिसाइड करो, मैं हीरो हूं या एक इडियट? यान उसकी आंखों में देखता है और कहता है, तुम उसी दिन बेवकूफ बन गई थी
जब जेल से भागने की कोशिश की थी। मतलब अब तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो? यान कहता है, तुम ही तो कह रही थी जवाब चाहिए। रोजेन कहती है, तुम सोचते हो मैं अपने बाकी के 50 साल ऐसे ही खामोशी से बिता दूंगी? तुम पागल हो। बोलो हीरो, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? उसके दिमाग में चलता रहता है, अगर मैं बातें घुमा के सवाल करूं तो शायद इससे कुछ पता चल जाए, और जब मैं बकवास करती हूं तब ये मेरी तरफ ध्यान देने लगता है। अंदर ही अंदर सोचती है, लगता है इसका अटेंशन ट्रैप में आ रहा है। यान कहता है, अगर तुमने अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लिया होता तो शायद तुम्हें कम सजा मिलती, किसी लो सिक्योरिटी प्रिजन में भेजा जाता। रोजेन जवाब देती है, तब तो मैं मारी जाती। जब ये सब हुआ मैं रियोटन में थी। फिर अचानक हंसकर बोलती है, रिलैक्स, मजाक कर रही थी। वो फिर कहती है, वैसे मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूं कि मुझे पूरे 50 साल क्यों मिले। इयान कहता है, लॉ के हिसाब से मर्डर के लिए 8 से 50 साल तक की सजा होती है। रोजेन उसकी तरफ देखकर कहती है, पर मैंने उसे मारा ही नहीं। चलो मान भी लें कि मैंने मारा, फिर 50 साल क्यों? वो आगे कहती है, मेरे बगल वाली सेल में एक आदमी था जिसने अपनी बीवी को इतना मारा कि वो मरने वाली थी। उसे सिर्फ 8 साल मिले। यान एक मोटी किताब की तरफ इशारा करता है और कहता है, सारा रीजन इसमें लिखा है। रोजेन मासूमियत से बोलती है, बट मैं तो पढ़ नहीं सकती। इयान कहता है, मुझे पता है, इसलिए तुम्हें अभी बताया। ये सब ऑफिशियली रिकॉर्ड में है। तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ मोंटे इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब तुम्हारा ही करा धरा है। रोजेन की आवाज धीमी हो जाती है, लेकिन इयान उसकी बात काटते हुए कहता है, इंटरव्यू खत्म हुआ। रोजेन सोचती है, नहीं, मैं ये चांस ऐसे नहीं जाने दे सकती। अगर मैं इस रूम से बाहर गई तो फिर वापस उसी चार दीवारी में बंद हो जाऊंगी। शायद ये मेरा इससे बात करने का आखिरी मौका हो। वो अचानक बोलती है, तुम्हारे और मेरे बीच असली डिफरेंस क्या है पता है? तुम भी एक इडियट ही हो। इयान रुककर पूछता है, क्या कहा तुमने? रोजेन कहती है, तुमने खुद कहा था कि एक बेवकूफ और एक हीरो में कोई फर्क नहीं होता, तो हम दोनों सेम ही हुए। तुम हीरो हो, मैं एंटी हीरो, दोनों बेवकूफ। फिर कहती है, वॉर के टाइम किसी को यकीन नहीं था कि हम जीतेंगे। हमारी एम्पायर सिर्फ नाम की थी, रिसोर्सेज भी कम थे। उस मॉन्स्टर कंट्री के खिलाफ लड़ रहे थे जिसने आधी दुनिया को हरा दिया था। इयान छिड़कर बोलता है, लेकिन हमने जीत लिया। रोजेन कहती है, और उसके बदले हमें क्या मिला? बर्बाद जमीन, मरे हुए लोग, और तुम ग्रेट हीरो अपनी यूनिफॉर्म में एक लो लेवल कैदी को ट्रांसफर कर रहे हो। इयान का गुस्सा फूट पड़ता है, बस शट अप। रोजेन सार्कास्टिकली कहती है, ओह वो तो यही है जीत, तुम्हें तो बहुत प्राउड फील होता होगा। फिर वो सोचती है, ठीक है, अब मारो मुझे, बस कुछ सेकंड्स का दर्द होगा, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। इयान गुस्से से दरवाजे पर पंच मारता है और चिल्लाता है, हां तुम ठीक कह रही हो, बट तुम्हें यह कहने का कोई हक नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे दोस्त इस वॉर में घायल हुए, कुछ मरे, लेकिन कोई उन्हें याद नहीं रखेगा। वो लोग जानते थे कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी तो भी तुम्हारे जैसे लोग अनग्रेटफुल होंगे। तुम लोग बस भाग सकते हो, इंसल्ट मत करो उनकी मेमोरी की। रोजेन बाहर हॉलवे में अकेली खड़ी थी, सोच रही थी, मैंने क्या उम्मीद की थी इससे। फिर वो वॉर के पुराने दिनों को याद करने लगती है, जब रेडियो पर ईएन की आवाज आती थी, सिटीजन्स, डरने की जरूरत नहीं है। सायरन सुनते ही लाइट बंद कर बेसमेंट में चले जाइए, हम ऊपर आसमान में हैं आपकी रक्षा के लिए। वो सोचती है, मैंने अपनी पूरी रातें उसकी आवाज सुनते हुए बिताई थीं, बस इमेजिनिंग कि काश उससे बात हो पाती। और अब मैं उससे बात कर रही हूं, और फिर भी मैं बस विश कर रही हूं कि काश वो थोड़ा प्यार से बात करता। क्या बेवकूफी है ना? वो इंसान एक्चुअल में कितना अनोइंग है, सोचता क्या है अपने बारे में। मुझे अभी हार नहीं माननी चाहिए। रोजेन खुद से सोचती है, नहीं, ये मेरा आखिरी मौका नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं एक और रास्ता होगा, बस एक और मौका, बस एक और तरीका चाहिए। तभी पीछे से हेनरी आता है। तू यहां क्या कर रही है? अपनी छोटी भी बांध ली, चेहरा भी धो लिया, अब क्या मेकअप की तैयारी है? रोजेन हंसकर बोलती है, स्क्रब की भी जरूरत है, तुम्हारे पास होगा क्या? हेनरी झल्ला कर बोलता है, बकवास बंद कर, तू अब कौन सी चाल सोच रही है? क्या चाल? मैं तो बस इंसानों जैसा दिखना चाहती थी, थोड़ा पानी था, सोचा मुंह धो लूं, कोई जुर्म है क्या?
हेनरी चेतावनी भरे लहजे में कहता है, देख, तेरे ट्रिक्स यहां काम नहीं करने वाले। उस बंदे पर तो बिल्कुल नहीं। रोजेन सोचती है, काश इयान भी हेनरी जितना सीधा होता तो अब तक सब निपट गया होता। हंसते हुए वो कहती है, वैसे तू ये भी तो कह सकता है, एक मर्द और एक औरत के बीच कुछ तो होता है ना? हेनरी तुरंत झल्लाकर बोलता है, बकवास बंद कर। लगता है तू मुझसे अट्रैक्ट हो रहा है, हां? हर वक्त मुझे घूरता रहता है, पीछा करता है। हेनरी अब इरिटेट होकर बोलता है, अब एक शब्द और मत बोल। अरे कम ऑन, एक बार गले लगने से क्या हो जाएगा? तभी रोजेन की नजर लायला पर पड़ती है, जो एक कोने में अकेली खड़ी है। वो एकदम सीरियस हो जाती है। वैसे हेनरी, तुझसे एक बात कहनी थी। तेरी भतीजी बहुत क्यूट है, उसका नाम लायला है ना? हेनरी एकदम चौंक जाता है। क्या? तुझे उसका नाम कैसे पता चला? वो डर कर लायला की तरफ देखता है और उसी वक्त उसके हाथ से चाबी गिर जाती है। रोजेन मुस्कुराती है, क्या बात है, डर गए? मैं हथकड़ी में हूं, आखिर कर क्या सकती हूं? जैसे ही मौका मिलता है वो चुपचाप वो चाबी उठा लेती है। हेनरी बड़बड़ाता है, मैंने पहले ही कहा था ये लड़की एक जादूगरनी है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। एक दिन सब जान जाएंगे। और सुन, लायला से दूर रहना। फिर वो गुस्से से लायला को देखकर चिल्लाता है, लायला, मैंने तुझे क्या कहा था? लेकिन तभी सब कुछ रुक सा जाता है। लायला के गले में कुछ फंस गया था और वो सांस नहीं ले पा रही थी। रोजेन एकदम अलर्ट हो जाती है, हेनरी, जल्दी जा, डॉक्टर को बुला। कोई ना कोई डॉक्टर तो होगा इस बोट पर। लेकिन हेनरी वहीं जम जाता है, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। रोजेन सोचती है, ये तो पूरी तरह से फ्रीज हो गया, कुछ काम का नहीं। वो इधर उधर देखने लगती है, कोई है? कोई मदद कर सकता है? कहीं कोई जवाब नहीं आता। हेनरी, मेरी हथकड़ी खोल, मैं उसकी मदद कर सकती हूं। तभी उसके दिमाग में एक पुरानी याद कौंधती है, एमिली की आवाज। तू सीपीआर सीख क्यों नहीं रही? क्या करूंगी सीखकर? रोजेन ने जवाब दिया था, तू अकेले पूरी दुनिया को नहीं बचा सकती, लेकिन कभी ना कभी किसी की जिंदगी तेरे हाथ में होगी। उस वक्त तुझे ये आना चाहिए। यही वो वक्त था। शोर सुनकर लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। लोग सिचुएशन को देखकर समझते हैं कि उस औरत ने उस बच्ची की जान बचा ली। मैंने कर दिखाया, रोजेन सोचती है। हेनरी दौड़ता है, लायला, तुम ठीक हो? भीड़ में से कोई पूछता है, यहां क्या हो रहा है? एक महिला कहती है, मैंने ठीक से नहीं देखा, लेकिन उस लड़की ने शायद उसे बचा लिया। रोजेन कैंडी को देखकर सोचती है, इतनी सी चीज जान ले सकती थी, एक छोटी सी कैंडी भी बुलेट बन सकती है। एमिली, तू सही थी, किसी को बचाने के लिए सोल्जर होना जरूरी नहीं। रोजेन अब हेनरी से बोलती है, देखा, ठीक किया ना मैंने। वैसे अगर थैंक यू कहना हो तो एक गर्म पानी दे देना नहाने के लिए, या कोई ढंग का खाना। ये कीमत कुछ नहीं लायला की जान के बदले। और तभी सामने खड़ा इयान बोलता है, हाँ, मैंने भी देखा वो सब। रोजेन चौंक जाती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? तभी लायला के ग्रैंडपापा भी आ जाते हैं। रोजेन सोचती है, अब क्या होने वाला है? तो ये हैं कैप्टन। लायला को ठीक देखकर उसने हल्की सी मुस्कान दी और खुद को रिलैक्स किया। फिर मजाकिया लहजे में बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैंने ये सब किसी इनाम के लिए नहीं किया था। इयान ने सीरियस होकर जवाब दिया, तुम्हें जो भी चाहिए उसे पाना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। इस एम्पायर के सोल्जर्स अपना कर्ज चुकाना जानते हैं, चाहे तुम एक कैदी ही क्यों ना हो जिसे इस जगह पर ले जाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बातें सुनी नहीं जाएंगी। सच में? तो क्या तुम मुझे नहाने दोगे? हां, इयान ने कहा, पर तुम्हारे हाथ में हथकड़ियां बनी रहेंगी। ओह, तो मैं खुद को कैसे साफ करूंगी? बस ऐसे ही पानी में बैठ जाऊं जैसे कोई उबली हुई सब्जी? रोजेन ने तंज कसते हुए कहा। इयान ने जवाब दिया, तो तुम्हें कोई मदद कर देगा? वाह, आज के दिन मैं प्रिंसेस बन जाऊंगी क्या? रोजेन ने आंखें घुमाकर कहा। तभी पीछे से एक आवाज आई, कैप्टन एलेक्स की। तुम थोड़े और जेंटल हो सकते थे इयान। कैप्टन लगभग गरजते हुए बोले, इयान कैनर, ये मैनर्स तुमने कहां से सीखे? मैंने तो तुम्हें ऐसा नहीं सिखाया। इस लेडी ने मेरी पोती की जान बचाई है और तुमने उसे हथकड़ी में रखा है। इयान थोड़ा घबरा गया। कैप्टन, लेकिन पैसेंजर्स? हेनरी से मैंने कहकर सब पैसेंजर्स को वापस भेज दिया, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि इस लड़की ने लायला की जान बचाई है। अभी वो खुले में सांस ले रही है, उसे कम से कम थोड़ी आजादी तो मिलनी चाहिए।
हम समंदर के बीच हैं, भागेगी कहां? इयान ने फिर कहा, सर, मैं ये नहीं कर सकता। कैप्टन ने साफ साफ कहा। मैंने कहा, उसकी हथकड़ियां खोलो। रोजेन ये सब सुनकर अंदर से हंसी रोक नहीं पा रही थी। उसे मजा आ रहा था। कैप्टन ने फिर कहा, समंदर पर जमीन के कानून लागू नहीं होते। फिलहाल इस जगह पर मैं ही कानून हूं। उसने एक मासूम बच्ची की जान बचाई है, कुछ तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ। इयान फिर बोला, लेकिन वो एक प्रिजनर है। मेरे लिए वो इस वक्त एक हीरो है, लेकिन सिर्फ आपके लिए। दुनिया के लिए तो वो प्रिजनर ही है। कैप्टन को गुस्सा आ गया। उन्होंने हल्का सा धक्का देते हुए कहा, बेवकूफ, मुझे जवाब दे रहा है? लेडी हॉवर्स, प्लीज इस लड़के की बदतमीजी को माफ कर दीजिए। मैं आपकी बहादुरी के लिए आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं खुद को पहले इंट्रोड्यूस कर लूं, उन्होंने कहा। मैं एक रिटायर्ड नेवी एडमिरल हूं, एलेक्स रेवेल। रोजेन थोड़ी हैरान हुई। क्या? वो एलेक्स रेवेल जिनका स्टैचू कैपिटल में है? हां, कैप्टन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। मेरे लिए गर्व की बात है कि तुमने मुझे पहचाना। रोजेन सोचती है, कौन नहीं जानता इन्हें? ये तो फेमस हीरो हैं। हमारे जैसे लोगों ने भी इनकी फोटो देखी है जो स्कूल तक नहीं गए। इस फैमिली में एक हीरो, एक प्यारी बच्ची और एक इडियट भी है। क्या कॉम्बो है? फिर वो बोलती है, देखो, मैं कोई लेडी वेडी नहीं हूं। मेरा नाम रोजेन वॉकर है और तुम मुझे जानते ही होगे। कैप्टन गंभीर होकर बोले, लायला मेरी इकलौती पोती है। अगर तुम आज यहां ना होती तो शायद मैं उसे खो चुका होता। जैसा कि मैंने सुना, तुमने कहा था कि तुम्हें नहाना है और खाना चाहिए। रोजेन हल्के से मुस्कुराकर बोली, हां, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं। अगर आप बस कुछ खाने की चीज मेरे सेल तक भिजवा दें तो काफी होगा। कैप्टन ने शरारती लहजे में कहा, मुझे डर है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रोजेन थोड़ा चौंकी। क्यों? क्योंकि किसी हीरो को इस तरह ट्रीट नहीं किया जाता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो हमारा फैमिली नाम बदनाम हो जाएगा। तो मिस वॉकर, अगर आपको ऐतराज ना हो, क्या आप कल शाम हमारे साथ डिनर पार्टी में शामिल होंगी? रोजेन कुछ सेकंड तक उसे घूरती रही। आप सीरियस हैं? बिल्कुल।